मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सब लोग बैठ जाइए, आराम से बैठिए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब हुआ? देखिए, तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस भाग लेते हैं उन सब्सटेंस को फॉर्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ गए बात? देखिए, यहाँ पे ना हम एक एग्जांपल लिखे हैं जिसमें ना जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ये सब के सब वर्ड में लिखे हुए हैं ना, इसीलिए हम इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत टेढ़ा टेढ़ा नाम होता है, कितना लिखते जाइएगा। इसीलिए केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी एटम को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, है ना। हम उन्हीं के रूप में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला देखिए वर्ड इक्वेशन है, समझ गए ना, इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जिंक को हम क्या सिंबल से लिखते हैं? तो Zn लिखते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्लियर है बात? तीर है तो तीर का निशान दे दीजिए। बना है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का होता है फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात? ये जो हमने लिखा है यही केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझ गया? ये ऊपर वाला वर्ड इक्वेशन, यही वाला आपका क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? अब देखिए इस तीर के लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसके राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बात? ये हम बात पिछला लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं। अब जानते हैं कि आखिर जो केमिकल इक्वेशन है बाबू, ये कितने तरह के होते हैं? तो ये होता है बाबू दो तरह का। एक तो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ है बैलेंस्ड और यहाँ है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब जानते हैं कि आखिर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स जो हैं आपको प्रोडक्ट में होने चाहिए। मतलब देखिए, समझिए ध्यान से, एटम का जितना नंबर रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे लिए बाबू एक एग्जांपल। ठीक है, इधर वाला रिएक्टेंट कहलाता है तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है तो हम इधर लिख ले रहे हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बात? हम पहले चेक करते हैं कि क्या रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स भाग लिए हैं क्या उनकी संख्या बराबर है प्रोडक्ट में जितने भी एटम भाग लिए हैं उनसे। अगर है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। देखिए, इधर क्या है बाबू? जिंक। जिंक कितना है? एक है, एक है। चलिए, यहां पे कितना है? तो H कितने हैं? 2 हैं। S कितना है? 1 है। और O कितना है? 4 है। देखिए, H है 2, S के आगे कुछ नहीं तो 1, O के आगे 4 है तो 4। एक फैमिली का है, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आइए प्रोडक्ट में। जिंक कितना है? इधर 1 है। S कितना है? 1 है। O कितना है? 4 है। एक फैमिली, एक फैमिली, एक ब्रैकेट। H कितना है? 2 है। अब जरा सा चेक कीजिए तो देखिए, तो Zn1 है क्या? यहां भी Zn1 है। ओके, H2 है, इधर भी H2 है, बराबर है। इधर S1 है, इधर भी S1 है, बराबर है। इधर O4 है, इधर भी O4 है। क्लियर है बात? अब क्या देखें? ये देखा तुम लोग भाई कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी हैं। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए इसका मतलब है कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हम बता दें कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए, है कि नहीं? शर्ट कहाँ पहनते? ऊपरे ना, नीचे तो नहीं पहन लेता है।
हमेशा ऊपर पहना जाता है। उसी तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। ये समझ गया ना बाबू। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है, हैव इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट भाग लिए हैं या जो भी एलिमेंट हैं उनके मासेस बराबर होंगे। मतलब इस रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा प्रोडक्ट का उतना ही मास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो ये बात तो आप समझ गए ना कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स भाग लिए हैं और प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स या आइटम भाग लिए हैं उन दोनों के मासेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हालांकि इसके बारे में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, अब यहां से समझिए। देखिए कह रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम्स की संख्याएं हैं, वो अनइक्वल होती है। समझ गए, बराबर नहीं होती है। जिस तरह से आप पहले देखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स थे एकदम बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट दिखा हुआ है, H कितना है बाबू? 2 ठो है। O कितना है? 2 ठो है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में आइए, H कितना है? 2 है। O कितना है? 1 है। देखिए H यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है भाई, यहाँ लेकिन O देखिए 2 है, यहाँ 1 है। बराबर है क्या? नहीं बराबर है ना। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है ना, बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्लियर है बात? वही चीज देखिए यहां दूसरे रूप में कह रहा है कि अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। लिखा है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास से क्या होंगे? एकदम अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन बाबू हम आपको बता दें एक बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये थ्योरी एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि मैटर को न तो आप बना सकते हैं, न ही आप उसको तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका मतलब है कि मैटर जो है वो पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा। इस बात को इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा सेम उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तभी जाकर के ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। मतलब कि जितने टाइप्स के एलिमेंट्स या एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं या हैं, सेम वही टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। क्लियर है बात? आप कोई भी केमिकल इक्वेशन देख लीजिएगा, रिएक्टेंट में जो भी टाइप के एटम होंगे प्रोडक्ट में उस तरह के एटम ही आपको मिलेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम एक एग्जांपल लिए थे, जैसे कि जिंक था और सल्फ्यूरिक एसिड था। क्लियर है बात? इधर क्या बना? ZnSO4 बना था और हाइड्रोजन गैस बना था H2। देखिए जिंक इधर भी है, इधर भी है, H इधर भी है, इधर भी है, S इधर भी है, इधर भी है, O इधर भी है, इधर भी है। न तो आपको कोई भी एलिमेंट इसमें से गायब है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें आया है। मेरा सिंपल कहने का मतलब बस इतना है कि जितने टाइप के एटम्स रिएक्टेंट में हैं सेम वही टाइप के एटम्स आपको प्रोडक्ट में भी होते हैं। समझ गए? इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका सेटिस्फाई होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट में है सेम उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में भी होता है। और अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो जितने टाइप के एटम्स आपको रिएक्टेंट में मौजूद होते हैं सेम वही टाइप के एटम्स आपको प्रोडक्ट में भी मौजूद होते हैं।
इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। और बैलेंसिंग करने के लिए आपको कभी भी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंबल्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। जरूरत आपको है, अगर आपको सीखना है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गारंटी है कि आप अच्छे तरीके से बैलेंसिंग करना सीख जाइएगा, है ना। क्योंकि आप सीखिएगा तो भाई नंबर आपका अच्छा आएगा, है कि नहीं। बाकी हमको तो ये करता है बैलेंस करने, है ना। देखिए आप लोग ये तो समझ गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, लेकिन इक्वेशन को लिखने का भी तरीका है। जैसे समझिए, आप लोग नॉर्मल दिन में नॉर्मल कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, नॉर्मल कपड़ा उपड़ा पहन के मार्केट वगैरह निकल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर किसी पार्टी फंक्शन या किसी शादी में जाना होता है तब क्या करते हो, तब तो पूरा एकदम झाड़ के जाएगा, पूरा एकदम शर्ट पैंट कोट पैंट पहन के एकदम जेंटलमैन की तरह पूरा दिखेगा, है कि नहीं, कि पूरा जेंटलमैन दिखे, दो चार गो हमको देखे। हंस रहा है रे, सब समझ में आ रहा है हमको। यहाँ काहे के लिए जाता है पूरा कोट उट पहन के, है कि दो चार गो तो नहीं हमको देखे, है ना, थोड़ा ज़्यादा हम वैल्यूएबल दिखे, हैं, मतलब पर्सनालिटी मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़िया दिखे, है कि नहीं। इसीलिए ना थोड़ा सा अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को ये शो करने के लिए कि भाई हम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि हाई फाई हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से केमिकल इक्वेशन को भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन लिख तो दीजिएगा, लेकिन उसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने का आपके पास कितना तरीका है, तीन तरीका है ना जी। क्या क्या है, तो आप केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उस केमिकल इक्वेशन का फिजिकल स्टेट अगर आप शो करते हैं, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है कि जो भी एटम्स भाग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस मीडियम में है ना। इससे पता चल जाएगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि नहीं। दूसरा कह रहा है कि हीट चेंजेस, मतलब उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट लग रहा है या हीट बाहर निकल रहा है, समझ रहे हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा, और हीट अगर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा, समझ गए। तो इससे जानकारी मिल जाती है कि हाँ इस केमिकल रिएक्शन में हीट यूज हो रहा है या बाहर निकल रहा है। इससे थोड़ा सा हम लोग को और अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि नहीं। तीसरा वाला जो कह रहा है कि कंडीशन भी आप लिख दीजिएगा तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा, या फिर केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है। क्या हमने टेम्परेचर को कहीं 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या इस केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट भाग ले रहा है, या इस केमिकल रिएक्शन को किसी प्रेशर पे हम करवा रहे हैं, है ना, मतलब किस प्रेशर पे करवा रहे हैं, कोई कैटलिस्ट भाग ले रहा है क्या, या कितने टेम्परेचर पे करा रहे हैं, यही कहलाता है कंडीशन। तो क्या हम किसी केमिकल रिएक्शन का कंडीशन क्या है ये भी हम जान सकते हैं, समझ गए। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इन चीजों का अगर आप यूज कीजिएगा तो आपका केमिकल इक्वेशन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो अब हम एक एक करके चलते हैं कि आखिर हम अपने केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो अब आइए हम पहला तरीका देखते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिए फिजिकल स्टेट जो है ना बाबू, चार तरीके का है। फिजिकल स्टेट जो है कितने तरीके का, चार तरीके का। अगर आपका एटम अगर सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको सिंपल छोटा ब्रैकेट के बीच में एस लिख दीजिए, एस से सॉलिड हो गया। लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए स्मॉल एल, गैसियस स्टेट में है तो स्मॉल जी, और एक्वस सॉल्यूशन है तो स्मॉल ए क्यू। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में बना हो, ठीक है। ये क्या है ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो जो स्टेट है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ है Zn प्लस H2SO4 बना है Zn SO4 और H2। ये जिंक जो है ना बाबू ये सॉलिड अवस्था में सॉलिड है, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसीलिए ये एक्वस मीडियम में है। Zn SO4 बना है ये एक्वस सॉल्यूशन है, और H2 जो है ये गैसियस मीडियम है। कैसे इसको लिखिएगा अच्छे से, तो देखिए यहाँ आपने लिख दिया जिंक और बगल में लिख दिया S, समझ में आ गया कि हाँ जिंक जो है सॉलिड अवस्था में है। यहाँ पे है H2SO4 ब्रैकेट में लगा दिया AQ मतलब एक्वस है,
इधर आपने कर दिया ZnSO4, बगल में लगा दिया AQ, इसका मतलब है कि एक्वस है, और जो H2 है बगल में लगा दिया कि आपने कि ये गैस है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ चलिए हमने फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन किसी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो अगर उस तरीके से जब कुछ सब्सटेंस बनता है या कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस मीडियम में है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस मीडियम में है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं ना बाबू, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा है और नीचे बैठ जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो आप उसको पीपीटी डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म पीपीटी भी होता है। लेकिन एक बात हम आपको और बता देते हैं, किसी किसी रिएक्शन में आप क्या देखिएगा कि जब कभी भी बाबू गैस निकल रहा होगा ना, है ना, जैसे देखिए इस इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो बाकी सारे के सारे इक्वेशन तो सेम रहेंगे, लेकिन किसी किसी इक्वेशन में आप देखिएगा ना कि H2 लिख करके, ठीक है, H2 लिख करके और गैस ना लिख करके अगर अपर एरो दे दिया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो भी आप समझिएगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये गैसियस मीडियम में होगा। क्लियर है बात। अब देखिए कि इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा है ना। तो किसी किसी बुक में आप देखिएगा या किसी किसी केमिकल इक्वेशन में कि वहां पे आप पीपीटी ना लिख करके वो क्या करेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट लिख देगा और एरो जो है ना नीचे की तरफ दे देगा। इसका मतलब भी आपको समझना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा है और वो नीचे बैठ जा रहा है। सिंपल शब्द में कहें, जब गैस निकलेगा तो एरो जो है ऊपर की तरफ रहेगा, जब प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा एरो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है कि ऊपर एरो है तो गैस बाहर निकल रहा है, नीचे एरो है मतलब कोई ना कोई प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है गैस या फिर पीपीटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाले मेथड पे। अब जो दूसरा तरीका है वो है इंडिकेटिंग हीट चेंज। किसी केमिकल इक्वेशन में हीट चेंजेस वगैरह भी हो रहे हैं क्या, तो देखिए हीट चेंज के बेसिस पे रिएक्शन भैया दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो है यूज होता है, एब्जॉर्ब होता है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं एक्सोथर्मिक के बारे में। लिखा ही हुआ है कि हीट जो है इवॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान या निकलेगा बाहर। ठीक है ना, हम पहले एग्जांपल लेते हैं फिर और कुछ बताते हैं। देखिए हमने कार्बन मतलब कोयला को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जब जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। आप लोग घर में यार कोयला वोयला जलाए तो होइबे करेंगे, तो उससे जो गैसवा निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और देखे होंगे कि हीट एनर्जी निकलता है ना। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हो या प्लस हीट एनर्जी लिखा हो या प्लस एनर्जी लिखा हो, एक ही बात है, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में लिखा है तो समझ जाइएगा कि हीट बाहर निकल रहा है और ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है बात। आपको हीट को कहां देखना है, याद रखिए एकदम ध्यान से कि हीट जो है प्रोडक्ट साइड में अगर प्लस करके लिखा हुआ है समझ जाइएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, नेचुरल गैस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, यहां हम नेचुरल गैस की जगह मीथेन लिखे हैं क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मीथेन ही होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं, जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और देखिए यहाँ प्लस हीट लिखा हुआ है, किस साइड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, अगर यहाँ H2O गैस में आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए भाई
पानी जो है तीनों अवस्था में रह सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अगर गैसियस अवस्था लिखा हुआ है तो समझिएगा कि ये वाटर वेपर का फॉर्म है या स्टीम है। ठीक। और हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो कंबसन ऑफ फूड। देखिए, रेस्पिरेशन और कंबसन ऑफ फूड एक ही चीज है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो ऑक्सीजन है हमारे सेल के पास जाता है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिल करके और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था। तो एनर्जी बाहर निकला ना जी, तो एनर्जी बाहर निकला, इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम वायर को हम लोग जला रहे थे, उससे भी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकल रहा था, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद सब्जी वगैरह का छिलका को सड़ा करके जब खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो इस दौरान भी हीट एनर्जी जो है ना वो बाहर निकलता है। तो हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है बात कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगा वो रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और प्लस साइन मतलब प्लस हीट आपको प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ होगा तो समझ जाइएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिएगा तो हीट प्लस करके किधर लिखना है? प्रोडक्ट वाले साइड में लिखना है। दूसरा वाला रिएक्शन देखिए, दूसरा वाला रिएक्शन है बाबू एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे, 3000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ हीट करते हैं, ठीक है, देखिए हीट लिखा हुआ है, तो क्या बनता है बाबू? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर से समझिए कि लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। देखिए हीट लगा ना इस रिएक्शन में, ठीक है। दूसरा चाहिए तो ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जा रहा है ना। इसमें देख रहे हैं हीट लगा कि नहीं लगा? तो अब आपको समझना यह है बाबू कि हीट पिछले वाले में भी था, इस वाले में भी था। अंतर क्या है? अंतर समझिए, जब रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट रहे, प्लस हीट एनर्जी रहे या प्लस एनर्जी रहे, तीनों एक ही बात है, लेकिन होना चाहिए रिएक्टेंट साइड में, जबकि पिछले वाले केस में था प्रोडक्ट साइड में। था कि नहीं था? लेकिन इस वाले में देखिए रिएक्टेंट साइड में जब प्लस हीट लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि हीट लग रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल कह रहा है कि जितना भी डेकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डेकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है आगे वाले वीडियो में तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन हम यहां बता देते हैं कि जब कोई एक सब्सटेंस हीट पा करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, उस रिएक्शन को हम डेकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जितने भी डेकम्पोजिशन रिएक्शन है सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। फोटोसिंथेसिस नाम सुने हैं जिंदगी में कभी? हैं तुम लोग सुना है जी? फोटोसिंथेसिस तो जन्म करते हैं, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाता है वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। सनलाइट एक तरह का क्या है जी? एनर्जी है ना। है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? आगे वाले वीडियो में भी मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में भी पानी में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराते हैं, जिससे वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यहां तक तो आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आइए अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि अब कंडीशन इंडिकेट करेगा कि आखिर किस कंडीशन में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हीट लग रहा है? क्या कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? कितने प्रेशर पे हो रहा है? कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है कि नहीं? देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल से ही चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया। कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। फिर से समझिए, पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बात है आप समझिए। डेल्टा का मतलब होता है, देखिए ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल नहीं है, ये है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हीट। और जब कभी भी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इस डेल्टा का साइन इस तीर के ऊपर ही लिखेंगे, इसीलिए हमने लिख दिया है कि डेल्टा को हमेशा पुट ओवर द एरो, एरो के ऊपर लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और कैटलिस्ट को आप तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं।
यहां नीचे इसलिए लिखा गया है कि ऊपर में डेल्टा ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल पे आइए। कह रहा है कि जब हम मिथेनॉल बनाते हैं, मतलब मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जैसे कैटलिस्ट से पास कराते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करते हैं, हम हीट कराते हैं, तो बनता है मिथेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल। फिर से समझिए इस एग्जांपल को कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करते हैं, फिर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं, तब जाकर के मिथाइल अल्कोहल बनता है। मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम मिथेनॉल भी है। यहाँ क्या समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है, देखिए कंडीशंस को किया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हीट हमने कितना दिया है जी, तो 300 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। बतलाने का मतलब यही था कि यही कंडीशन के अंडर में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है, मतलब कि इन कंडीशन का होना जरूरी है। तो ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको कि कौन से कंडीशन में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं और क्या कंडीशन हो सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या होगा, है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए केमिकल इक्वेशन को लिखने का वो सही तरीका क्या है, किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में लिखा जाना चाहिए, उसी को हम बताने जा रहे हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं। कह रहा है कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सबसे पहले ना आप इसका वर्ड इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिए, वर्ड इक्वेशन। देखिए वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि भैया मीथेन है आपका, मीथेन को आप जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, जला रहे हो, तो क्या बन रहा है, तो बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये आपने लिख लिया वर्ड इक्वेशन। क्लियर है बात, वर्ड इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब जो है केमिकल इक्वेशन लिखिए इसका। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, हम इधर रिएक्टेंट लिखते हैं, इधर प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट में देखिए तो C कितना है, इधर 1 है, H कितना है 4 है, एक फैमिली का है इसलिए एक ब्रैकेट, O कितना है 2 है, अलग फैमिली का है अलग ब्रैकेट में। प्रोडक्ट में आइए, C कितना है 1 है, O कितना है 2 है, एक फैमिली का है एक ब्रैकेट, H कितना है 2 है, O कितना है 1 है, एक फैमिली का है एक ब्रैकेट। अब मिलाइए, C1 है, C1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है 2 और 1 3। क्या किया जाए, अच्छा यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, काम कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 to the 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब मिलाइए तो कार्बन 1, क्लियर है बात, हाइड्रोजन 4, क्लियर है बात, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया है ना, तो यहाँ लगा दीजिए आप 2, ये हो गया 4। अब क्लियर है, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए CH4 आपने लिख लिया प्लस O2 में 2 आया है ना, तो 2O2 लिखिए, तीर का निशान है दे दीजिए। इस वाले में कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे ही लिखिए, प्लस इसमें चेंजिंग किया है आपने 2 लगाया है तो 2H2O लिख लीजिए। आपने मतलब कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया। अब जो है इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अब देख लीजिए कि कौन कौन सा स्टेट में ये सब है। तो यहाँ पे जो मीथेन है ना बाबू, ये है गैसियस स्टेट में, ठीक है। मीथेन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। प्लस जो ऑक्सीजन है आपका, ये भी कैसा स्टेट होगा बाबू, गैसियस स्टेट होगा, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये भी गैसियस होता है। प्लस 2H2O। अब देखिए 2H2O कौन सा स्टेट होगा, लिक्विड होगा या गैस स्टेट होगा, तो हम इसके लिए आपको बता दें कि जब रिएक्शन एक्वस मीडियम में होता तब आपका H2O लिक्विड स्टेट में होता, लेकिन यहां पे जो रिएक्शन हो रहे हैं ये गैसियस स्टेट में हो रहे हैं,
इसीलिए जो ये वाटर भी होगा ना, ये वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एल ना लिख करके जी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर के फॉर्म में है। क्लियर है बात। और हम आपको बता दें कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो बनता ही है, साथ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है हीट एनर्जी निकलता है, इसलिए प्लस हीट लिख दीजिए। और जहां आप प्रोडक्ट में प्लस लिखते हैं, इसका मतलब कि ये वाला रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। तो हम आपको बता दिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड इक्वेशन, फिर उसका केमिकल इक्वेशन, फिर उसको करना है बैलेंस और बैलेंस फॉर्म लिख देना है। बैलेंस फॉर्म के बाद अब उसका देखिए कि और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसका स्टेट लिख दीजिए। अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन यहां लिख दीजिए तीर के पास, और अगर हीट निकल रहा है या लग रहा है तो हीट भी लिख दीजिए। ये आपका प्रॉपर आंसर है। इससे आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी है और मोर इंफॉर्मेटिव भी है। समझ गया ना। तो अब जो है एक हम लास्ट एग्जांपल कराते हैं, इसके बाद जो है हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। आज के आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है। ये रिएक्शन कह रहा है कि हीटेड आयरन को जब हम स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए इस रिएक्शन को समझाने से पहले एक बात समझिए। देखिए FeO को हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 को हम आयरन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में मिला दीजिएगा ना तो Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4। इसको हम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड कहते हैं और इसका नाम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्या नाम है? Fe3O4 का तो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। देखिए आयरन प्लस स्टीम, मतलब आयरन को जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आयरन सेकेंड थर्ड का ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। हम इसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो Fe प्लस H2O क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। हम क्या बोले थे, जब आपने इक्वेशन लिख लिया है आप इसको बैलेंस करा दीजिए। Fe इधर 1 है, इधर 3 है, इसे 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और जो है इधर 2 है आपका हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका रिएक्शन हो गया बाबू बैलेंस, ठीक है ना। कैसे हो गया? देखिए Fe3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर Fe3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2। देखिए तो बराबर हो गया क्या? तो नहीं, अभी तो बराबर नहीं हुए हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे H8 हो जा रहा ना, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दीजिए आप 1। अब आपका हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो कैसे लिखिएगा? 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस 4H2। ये तो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसका स्टेट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे जो आयरन है भैया ये सॉलिड फॉर्म में है, और जब यहाँ पे वाटर स्टीम में है इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में है। जब ये आपका Fe3O4 बन रहा है ये सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन है ये कैसा स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे करना है हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका फाइनल आंसर यही है कि आपने बैलेंस भी कर दिया है केमिकल इक्वेशन को, और उसके कंडीशंस भी आपने लिख दिए हैं, उसके स्टेट भी लिख दिए हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी बना दिया है। तो हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा तो लंबा हो गया है, लेकिन हम जो भी पढ़ाए होंगे आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आया है तो मेरा वीडियोस देखते रहिए और अपने मार्क्स को अच्छा बनाते रहिए।